हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों का हिंदू लेक्चर नहीं आया था, उसके लिए सॉरी। आज के हिंदू के लेक्चर में मैंने कल के भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम और एक दो एडिटोरियल जो लग रहे हैं वो ऐड कर दिए हैं, तो आपको उसके बारे में डिटेल्स इसमें मिल जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। देखिए, पहली बेसिक चीज़ ये है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे पहुँचाएँ, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे तभी ये चीज़ें आगे पहुँचेंगी। तो आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कोशिश करिए कि आप सपोर्ट करें और लोगों तक इसे पहुँचाएँ। बिफोर वी बिगिन, देखिए, प्राप्तिया इस आपके लिए ऑफर आया है कि अगर यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अभी हमारा हाइब्रिड ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम जब आपका लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद आप हमारे रेगुलर बेसिस में इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। अभी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट देनी है। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमें मेल कर दीजिए। आज हिंदी एडिटोरियल है, डे है थर्सडे, डेट है 25 जून। आइए स्टार्ट करते बिना देरी के। पहला आपको रिकॉर्ड राइज देखने हैं कि आज तक 11-12 हज़ार केसेस बढ़ रहे थे, पर अब देखिए 424 डेथ्स एक दिन में हुई हैं और 16,000 से ऊपर केसेस एक दिन में बढ़ रहे हैं। तो अब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, टेंशन्स बढ़ रही हैं, तो हमें बहुत अवेक रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए और ये हमें समझना पड़ेगा। यूपी में भी केसेस हाई हो रहे हैं, कोई भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे केसेस हाई नहीं हो रहे, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम है। तो थोड़ा अवेक रहिए, चीज़ों को देखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और चलते हैं, वेट करते हैं। 5वें प्लेस पे हमारा उत्तर प्रदेश भी है, दिल्ली भी पहले प्लेस पे आ गया। तो चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं, तो आपको इसको अवेक रखना पड़ेगा। हाउ टू बैटल डिप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो आज के हिंदू में आपको मिल रहा है। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है। डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन, बेटा, आप डिप्रेस तभी होते हैं जब आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं और अपनी लाइफ के साथ एक्सपेक्टेशन करने के बाद आपको लगता है कि वो फुलफ़िल नहीं हो रही और अब जो आपकी लाइफ है वो किसी लायक नहीं है और किसी काम के लायक नहीं है। इस टाइम पर आप क्या करते हैं? जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ वेस्ट हो गई, आपकी लाइफ का कोई यूज़ नहीं है या आपको प्रॉब्लम हो रही है, अब आप इस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे, तो आप एक डिसीज़न ले लेते हैं कि आप अपनी लाइफ को ख़त्म करें। देखिए, डिप्रेशन बहुत बड़ा रोल नहीं है। डिप्रेशन का सिंपल सा लॉजिक है कि आज की इस दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में हम बहुत शॉर्ट टर्म में हायर पोस्ट पे जाना चाहते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, तो फिनेंशियल क्रंचेस, फिनेंशियल ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन, ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए, एक फेज़ टाइम का है। जैसे मान लीजिए आज आपका फिनेंशियल ब्रेकडाउन है, बिज़नेस फ्लॉप हो रहा है, या ये कोविड-19 के टाइम पे हर बंदा नेगेटिव जा रहा है और कभी आपका ब्रेकअप हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में आप अपनी लाइफ नहीं एंड कर सकते। आपके पास कोई ना कोई सहारा होना चाहिए। देखिए, कभी कभार माँ बाप काम आते हैं, कभी फ्रेंड काम आता है, कभी गर्लफ्रेंड्स काम आते हैं। जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी इंडिविजुअल आपकी लाइफ में है, आप उसके साथ बैठें। देखिए, जब आपको डिप्रेशन होता है तो सामने वाला भी सोचता है कि बहुत नेगेटिव है, इसकी लाइफ फुल ऑफ नेगेटिविटी, इससे दूर भागो वरना हम नेगेटिव हो जाएंगे। प्रोबेबली जब उसको बहुत ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है उस टाइम पे उसका साथ कोई नहीं देता, तो एक बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी क्रंचेस हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें टैकल करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर एक इंडिविजुअल की मदद करें जो ऐसा है। तो डिप्रेशन आपका ख़त्म तभी होगा जब आप अपने आप को पॉजिटिव मैनर में ले जाओगे। भाई, आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, अदर वेज़ हैं, आप उससे जा सकते हैं। मान लीजिए आज मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, तो आज मैं एक बेटर टीचर बन के बैठा हूँ आपके सामने। आज मेरे पास सब्जेक्ट की नॉलेज है, चीज़ों की नॉलेज है, और आज मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ। देखिए, फेलियर या गिव अप आपको सिखाता है कि आप किस लेवल पे थे और किस लेवल पे पहुँच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि फेलियर के चक्कर में आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेंगे या डैमेज कर लेंगे। उस फेलियर से आपको सीखना है और अपनी लाइफ को और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है। तो आप उससे सीखिए, चीज़ें करिए। डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश हम ही आपको करनी है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। और देखिए, इस दुनिया में हर बंदे को फेलियर मिलता है, तो हर एक फेलियर का मतलब अगर सुसाइड होता तो इस दुनिया में जो सक्सेसफुल पर्सन है वो कभी आते ही नहीं, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल पर्सन ने कभी ना कहीं फेलियर देखा है। इवन एप्पल के जो ओनर थे उन तक ने फेलियर देखा था, उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था। आप सोचिए, जिन्होंने एप्पल स्टेबल की उनसे उनको ही निकाल दिया गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तो वो अपने आप को मार देते। उन्होंने अपनी खुद की नई कंपनी स्टेबल की, बाद में एप्पल के साथ मर्ज हो गई, वो भी आज जो चिपसेट है वही कंपनी बनाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आ जाओ, अगर फेलियर मिलता है, आपको कोई धोखा देता है तो आप अपनी लाइफ एंड कर देंगे। आज नहीं तो आने वाले 5 साल बाद अब इन्हीं सारे टॉपिक्स को याद करेंगे और सोचेंगे कि भाई लाइफ में क्या हो गया, हमने क्यों ऐसा कर दिया। देखिए, हमारी लाइफ है, बहुत बेशकीमती है, इसको संभालें। निगेटिविटी आएगी, आप परेशान होंगे, सब कुछ होगा, बट इस परेशानी से बाहर निकलने के भी तरीके हैं, आप उसको फॉलो करें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बैड टू वर्स, बेटा, ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो अब देखिए, पहली चीज़ ये कि जो हमारा हाई कमीशन ऑफिस है, हाई कमीशन ऑफिस और एम्बेसी में डिफरेंस है। एम्बेसी में एम्बेसडर्स होते हैं, हाई कमीशन में
हाई कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो पाकिस्तानी ये होते हैं। तो पाकिस्तान में हमारा हाई कमिश्नर बैठता है। तो इस हाई कमीशन की परसेंटेज नंबर ऑफ़ मेंबर हमने 50% रिड्यूस कर दी है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि 2 हमारे हाई कमीशन के ऑफिसर्स को पाकिस्तान ने गायब कर दिया। तो बाद में पता चला कि एक एक्सीडेंट में उन्हें पकड़ा गया, तो उन्होंने फेक करेंसी रखी थी, उसके चक्कर में इश्यूज़ चल रहे थे। इसके बाद एक थंडर स्टॉर्म या ब्लैक स्टॉर्म नाम से एक इवेंट हुआ था हमारे गुजरात में, राजस्थान में, जहाँ पर हमने कुछ लोगों को पकड़ा था जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में और हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। फिर पुलवामा और ये सारे अटैक के बाद हमने अपनी पूरी आर्मी मैन पावर 2018 में भी बढ़ा दी थी, 2014-16 में भी हम कर चुके हैं। तो हमें क्लियर दिखाता है कि हमारे, अब देखिए जब हमें 5 अगस्त वाला इंसिडेंट देखना था तो उस टाइम पे याद करिए हमने कितनी हैवी आर्टिलरी और आर्मी बढ़ा दी थी, और ये सारी चीज़ें कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कुछ हो सकता है, हमने सारी यात्राएं स्थगित कर दी थी, सब कर दिया था और अर्ली प्रिकॉशंस हमने हर चीज़ के लिए ले लिए थे। उसके बाद हमने ये डिसीज़न लिया था। तो देखिए डिसीज़न मेकिंग हम बहुत सही करते हैं, टाइम पे करते हैं। तो जब हमने 50% कर्व किया, जब पाकिस्तान ने 50% कर्व किया उसके बाद, तो ये कहीं ना कहीं टेंशन राइज़ करने की बात है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेटा वैसे ही बहुत हार्ड है, इसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलरेडी इंडिया बहुत ट्राई करता है पर पाकिस्तान बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। देखिए इमरान खान जब से बने उन्होंने एक बार भी पहल नहीं की इंडिया से बात करने की। कई कोशिश हम लोग कर चुके हैं। मैंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने की थी कोविड-19 के टाइम पे एशियन नेशन के साथ, तो इमरान खान उस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बैठे, ऑनलाइन भी। तो ये खुद ही इग्नोर करते हैं, तो इंडिया कब तक देखेगा। तो आज की डेट में हम भी इनसे पीछे जा रहे हैं, आज हम भी इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये अपने टाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना से। तो ठीक है, इश्यूज़ हैं भाई, 5 अगस्त के बाद प्रॉब्लम थी। इससे रिलेटेड आपका अगला एडिटोरियल है, आप उसमें देखिए, आपको मैं चीज़ें इन डिटेल बताता हूँ। ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर क्या है, चाइना कश्मीर का जो इशू है, इसमें देखिए 5 अगस्त का घोष था जो सबको प्रॉब्लम दे रहा है, पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। अगर आप इस चीज़ को यहीं पर समझेंगे तो देखिए 5 अगस्त को हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था लास्ट ईयर। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न लिया, 370 अपनी कंट्री से रिमूव कर दिया और JNK को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख रीजन में अस्कई चीन आता है और इसके लिए बहुत बड़े इश्यूज़ हुए। अब जाहिर सी बात है ये दोनों बहुत अनकंफर्टेबल हो गए इस चीज़ के लिए। शिमला एग्रीमेंट इसी बात पे हुआ था, सीज़ फायर रहेगा और इसका कश्मीर का डिस्प्यूट हम पीसफुली सेटल डाउन करेंगे। अब जाहिर सी बात है हम पीसफुली सेटल डाउन करेंगे तो सिर्फ POK आप रख के बैठे, उसे हमें वापस तब तो हम सेटल डाउन करें। ये आपने कभी दिया नहीं, सीज़ फायर वायलेशन आपने पहले से दी, रिस्टोर आपने पोजीशन की नहीं। अस्कई चीन चाइना ने अपने पास रखा, ये भी इन चीज़ों को वायलेट नहीं होने दे रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो POK के पास है वो देना नहीं चाहते। अब इसके बाद शिमला एग्रीमेंट का कोई पाकिस्तान चाहे तो उसे कैंसिल कर सकता है या उसकी बात नहीं मान सकता। रीज़न है अब JNK जैसा नहीं रह गया, उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में भी हमने 370 हटा के उसे अपना पार्ट बना लिया। चाइना पाकिस्तान दोनों इस चीज़ से बौखला है। इसके बाद जब हमने बेटा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट किया अपने अस्कई चीन के आसपास वाले एरिए में या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के टाइम पे, तो इस टाइम पर चाइना को प्रॉब्लम है, उसने बहुत सारे इश्यूज़ किए, तो वही स्टैंड ऑफ अभी भी चल रहा है। देखिए हमें एक बेसिक चीज़ समझनी है कि आप यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। उसके बाद जाहिर सी बात है हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से जयराम जी की गए, तो जयराम जब गए तो उन्होंने भी यही बोला चाइना से जाके कि सर हम आपके अस्कई चीन की टेरिटरी पे कुछ नहीं बोल रहे। बल्कि उससे पहले जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने स्टेटमेंट दे ही दिया था कि आप इसकी बात कर रहे हैं, हम तो पूरा का पूरा लेके बैठेंगे। तो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम चाइना से अस्कई चीन भी लेंगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, आप हमारे JNK के बारे में कोई भी चीज़ ना बोलें। तो ये जो स्टेटमेंट पॉलिटिकली दिए जाते हैं बहुत वीक होते हैं, इनके बारे में हमें पहले से सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर सकते जो किसी को प्रॉब्लम दे, किसी को इशू दे। तो इधर पाकिस्तान को भी इससे प्रॉब्लम हुई, चाइना को भी इससे प्रॉब्लम हुई और JNK वाली प्रॉब्लम जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी इसमें प्रॉब्लम बढ़ गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एरिया है हम उसे सिक्योर करें और जिन दोनों एरियाज़ हैं इनसे पहले हम JNK में तो पीस एंड हारमनी लाएँ। आज JNK में हमने बहुत सारे आर्मी मैंस लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी, हाई अलर्ट पे रखा है, नेट बंद रखा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद भी वहाँ पे रेस्ट नहीं है और पीस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी वहाँ पर इनएक्टिविटीज़ कर रहा है, ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे प्रॉब्लम दे। तो ये प्लस सिचुएशन चल रही है चाइना और पाकिस्तान के लिए। उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर भी बना हुआ है, इन दोनों के क्लोज टाइज़ हैं। तो इंडिया को देखना है कि 5 अगस्त के बाद से इश्यूज़ हमारे लिए बढ़े हैं और हमें हाई अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है। तो अगर हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को टैकल करने के लिए तो हमें हेल्प ज़रूर मिलेगी।
इसके बाद आ जाइए इस पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपनी चीज़ें कर रहा है। देखिए गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस होता है एक, जी आप यहीं पे समझ लीजिए, बहुत छोटा एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई मार्केट पोर्टल है, जिसे जीएम बोलते हैं। जीएम में क्या होता है, जो भी चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ख़रीदनी होती है उसको यहाँ पे मर्चेंट लिस्ट करते हैं। मान लीजिए इनको कंप्यूटर्स खरीदने हैं, तो कंप्यूटर्स यहाँ पे लिस्ट होंगे, उसके बाद वो लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि आप इस लिस्ट में ये भी डालेंगे कि ये कहाँ का सामान है, इंडिया का बना है, फॉरेन कंट्रीज़ का बना है, जिस कंट्री का बना है। इसके बाद इंडियन कंटेंट कितना यूज़ किया गया है, मैन पावर कितनी यूज़ की गई है। तो क्योंकि अभी चाइना से हमें अपनी डिपेंडेंसी कर्व करनी है, तो चाइनीज़ स्टफ़ को ना ख़रीदा जाए, और हम मेक इन इंडिया या स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करने की कोशिश करें, तो हमें कोशिश करनी है इस चीज़ को हम टैकल करें, इस चीज़ को अपने साथ लेके चलें। तो जीओआई में अब ज़रूरी हो गया है कि आप उसकी टैगिंग के साथ डालें मेक इन इंडिया है, कि बाहर का बना है, बाहर का बना है तो कितना बाहर का बना है, और क्या इश्यूज़ हैं, और कितना ये टैकल डाउन कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। इससे रिलेटेड सारी बातें इसमें की गई हैं, तो आप उसको समझते हुए चलेंगे। तो अब GEO जो है ये इसी हिसाब से आपके लिए काम कर रहा है। इसके बाद बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है पिल्स ऑफ फॉलो ऑफ लीडर सिंड्रोम। इसमें ये कहा गया है कि भाई अभी तक आप सबकी बातें करते रहे, हर चीज़ आप करते हैं, कोविड-19 की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आप कभी उस चीज़ को समझते नहीं हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। देखिए आपको इसको हम बताते हैं कि हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें देखना है कि हमारी कंट्री किस जगह पर है, कैसे काम कर रही है, और क्या हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। देखिए कोविड-19 का टाइम चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम कैसे पैंडेमिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे बेसिक राइट्स दे सकते हैं। जैसे भी मैं न्यूज़ पढ़ा था, न्यूज़ में मैंने देखा एक पर्सन जो दिल्ली के लिए वर्क कर रहा था, उसके कोविड-19 होता है, तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल एडमिट करने जाता है, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं आप हमें यहाँ ना ले जाएं, तो वो सुपर स्पेशली हॉस्पिटल साकेत में वहाँ पर एडमिट करते हैं। 10 दिन उसके पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया जाता, उसको मेडिकेशन प्रॉपर नहीं दिया जाता, और 6.5 लाख का बिल उनकी डेथ के बाद इनको पकड़ा दिया जाता है। देखिए आज की डेट में कोविड-19 लोगों को हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही है आप अनलॉक करके वर्क करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप किस बिहाफ पे सपोर्ट करेंगे, जब जो पेशेंट डेथ हो रही है, जो मर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल तक को आप कर्व नहीं कर सकते। जो साउथ इंडियन गवर्नमेंट्स कर रही है, वो हमारी कंट्री में अदर गवर्नमेंट्स क्यों नहीं फॉलो करती कि प्राइवेट हॉस्पिटल को भी एक रेट लिस्ट फिक्स कर दे कि भाई आप 60,000 से ऊपर बिल नहीं लेंगे किसी की भी ट्रीटमेंट का। यहाँ पे 6-6, 7-7 लाख रुपए बिल है भाई, और कोविड-19 से ट्रीट करने की भी 100% श्योरिटी नहीं देते। तो जाहिर सी बात है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी पैंडेमिक से फ्यूचर में निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज हमारे हॉस्पिटल्स और लूपहोल्स जो हमें दिख रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। हमें इनके बारे में बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि आज कोविड-19 बहुत बड़ा इशू नहीं है। आज इस कोविड-19 से मरने वाले लोगों से बड़ा इशू ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है। कोविड-19 के पेशेंट आ रहे हैं तो उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं एडमिट कर रहे हैं, माइल्ड केसेज उनकी दवाई नहीं दे रहे। आपको लखनऊ का केस बताता हूँ, एक हमारे जानने वाले हैं, उनके बच्चा, छोटा बच्चा, उसको 3 दिन से फीवर आ रहा है, तो सर दर्द हो रहा है, सिम्टम्स सारे उसके कोविड-19 के। बट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो उन्होंने उसे नॉर्मल पैरासीटामोल दे के कह दिया इसे घर ले जाइए। आपको जिन बच्चों को सिक्योर करना है, जिनकी लाइफ है, जो इंडेंजर्ड हो सकते हैं, जिनको खतरा हो सकता है, जो मर सकते हैं, उनको हाई अलर्ट पे रखने की जगह आप नॉर्मली छोड़ दे रहे हैं। अब उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करना पड़ता है, प्राइवेट पैथोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है। लॉकडाउन के बाद फाइनेंशियल क्राइम्स है सबके साथ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है आपका, फेविपिरिवियर एक मेडिसिन है जिसे हम कोविड-19 के लिए यूज़ कर रहे हैं, और हमारी कंट्री में यूज़ होने स्टार्ट हो गई है। कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और DGCA ने इसको परमिशन दे दी है। तो भाई ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसको परमिशन कैसे दे दी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने इसे परमिशन कैसे दी, इसके बारे में क्वेश्चंस हैं। तो आइए पहले फेविपिरिविर के बारे में समझ लेते हैं, ये क्या है। ये बेटा ड्रग्स है जो हमारी कंट्री में आज की डेट में यूज़ किया जा रहा है, और इसको हम ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं हमारी कंट्री में। और इससे क्या हो रहा है, इससे ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं किस चीज़ का, ऐसे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोविड-19 का। कोविड-19 का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये बेटा एक जापानीज़ कंपनी ने आपको दिया है। ये जो ड्रग्स है ये एक जापानीज़ कंपनी है, उसके थ्रू ये आपके यहाँ सप्लाई किया गया है, और इसको एक फार्मास्यूटिकल को बनाने के राइट्स दे दिए गए हैं।
ये वहाँ पर इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करती थी। तो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ ने इसको यूज़ किया और माइल्ड सिम्टम्स में इसका प्रॉमिसिंग रिजल्ट आया, तो ये हमारे इंडिया में यूज़ होने लगा है। चाइना रशिया ने इसका रिजल्ट दिया था। तो अभी भी इसके कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है कि ये चीज़ यूज़ की जा सकती है और ये इफ़ेक्टिव ड्रग है। तो इन्होंने कहा कि हमने कुछ रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल किए थे, कुछ हॉस्पिटल के पेशेंट को लिया था जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स थे। तो बेटा, जो माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग होते हैं उन्हें अगर बेटर केयर दे दी जाए और आइसोलेशन में कर दिया जाए, ऑटो क्योर हो सकते हैं, तो दवाई की ज़रूरत थी नहीं। आज की डेट में जो भी चीज़ मेडिकल जर्नल्स में, पीयर रिव्यू मेडिकल जर्नल्स में छपती है, साइंटिफिक स्क्रूटनी उसकी होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसमें की गई है। तो उसके बाद इसे हम कैसे कवर कर सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि भैया बहुत सही चीज़ है। इसके बाद सिंपल सी चीज़ है, बिना स्टैंडर्ड रिसर्च और कुछ किए आप इसको पब्लिकली कैसे अनाउंस कर सकते हो और कैसे दे सकते हो। 150 पेशेंट पे आपने इसे ट्रीट किया 12 हॉस्पिटल्स के, और इसमें आपने छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के हॉस्पिटल्स को जोड़ा, बट सारे माइल्ड सिम्टम्स वाले थे। तो माइल्ड सिम्टम्स वालों के बाद आप किस तरह कह सकते हो उस चीज़ को करना चाहिए। उसके बाद जापानीज़ कंपनीज़ ने पहले ही कह दिया कि अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे हो तो फेविवियर को आपको यूज़ नहीं करना। अगर आप फेवी को यूज़ कर रहे हो तो आपको एक चीज़ समझ के चलना है कि प्रेग्नेंट वुमेन को देने में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत कुछ है। तो अब क्वेश्चन आता है भैया, आरटीआई के थ्रू ये वेबसाइट्स में कहीं पे भी नहीं दी गई कि ये एज अ कोविड-19 के ड्रग्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पतंजलि में रामदेव ने भी एक बना लिया आपकी कोरोना के लिए, ठीक है, कोरोनाइल के नाम से, तो उस दवाई को भी हमने बैन कर रखा है। हम इसको भी कह रहे हैं कि आपके प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए, तो ये दवाई आपने कैसे डाल दी बिना इसके। दूसरी चीज़ ये है कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को प्रॉफिट देने के मद्देनज़र तो इसे आपने आगे नहीं बढ़ा दिया कि इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा आपने किया है तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि भाई टैबलेट की कीमत ही 105 से 10 रुपये के बीच में है एक टैबलेट की। और ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे ही आपकी कोरोनाइल जो पतंजलि ने अनाउंस की उसमें भी प्रॉब्लम है। क्लिनिकल ट्रायल के बिना आपने इसे लॉन्च कर दिया। फॉरेन में अगर इसे हम ले जाते हैं कोई दिक्कत होती है तो हम फंसेंगे, तो इसको भी हमने बैन कर रखा है। तो सब चीज़ें हम जब करते हैं तो जाहिर सी बात है। और जब डीजीसीए कोई भी चीज़ करती है तो भाई ड्रग रिसर्च के बाद आईसीएमआर कहाँ गया, किसी ने इसको क्यों नहीं देखा, केयर क्यों नहीं किया, पैसे किसी की हेल्थ के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो आपको देखना है कि ये फेविकेयर आपकी ज़रूरत है कि नहीं है। अगर इस दवाई की आपको ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो फेविपिरिवियर को आप किस तरह यूज़ करेंगे। इसके बाद अरेस्ट ऑफ द वायरस ऑफ अल्टीमेरी पावर, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की गई है। ये एडिटोरियल इसलिए है क्योंकि अभी एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के टाइम पे वायलेंस कर रही थी और मतलब अनरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, कोशिश कर रही थी, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने अपनी बेल चौथी बार दी थी और 4 बार रिजेक्ट हो गया। अब जाके आज के न्यूज़पेपर में कि उनको बेल दे दी गई, कल के न्यूज़पेपर में। तो ये कल का न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, उसी टाइम पे लिखा गया था जब उन्हें बेल नहीं मिली थी, पर सुबह के पेपर में आ गया था इन्हें बेल मिली। यहाँ पर कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी पावर यूज़ कर रही है, मिसयूज़ कर रही है। आर्टिकल्स हमारे कई हैं। आर्टिकल 22 हमें बताता है, आर्टिकल 22 हमें 21, ये सब चीज़ें हमें फ्रीडम की बात करती है, हमें रीजंस बताने की बात करती है, जेल में क्यों रखा जा रहा है, हमारी फ्रीडम सबकी बात है। बट क्या आज डेमोक्रेसी हमें इस तरह सपोर्ट कर रही है? नहीं कर रही। आज आप देख लीजिए, 2 लोग अगर इक्वली हैं, एक बिना हेलमेट के, ये बिना हेलमेट के, तो इस बिना हेलमेट वाले को आपको जेल में डाल दिया जाएगा या इसको फ़ाइन कर दिया जाएगा, इसको जाने दिया जाएगा। तो ये पूछता है साहब इसे क्यों छोड़ने दिया, तो कह रहे तुम पकड़े गए तुम झेलो। तो जो हमेशा ट्रैफिक रूल फॉलो करता है वो फंस जाता है, बाकी लोग बच जाते हैं। तो ऐसी पावर का क्या फ़ायदा। आपको इसको कंट्रोल करना है और आपको कोशिश करनी है कि सिटीजन्स को फ़ायदा हो, ना कि आपको। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है पैट्रिकल सोसाइटी है, आपको कई चीज़ों से वायलेट कर दिया जाता है। जैसे पेरेंट्स आपको डराते हैं कि ये करोगे तो यहाँ से हटा देंगे, ये करोगे तो प्रॉपर्टी से हटा देंगे। वही चीज़ें हमारे यहाँ गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जो ज़्यादा सीधा होता है उसी को मिसयूज़ करती है। आप समझ लीजिए, किसी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बेल बड़ी मुश्किल से मिल रही है, जो प्रेग्नेंट है, मेडिकल कंडीशन इतनी डिज़ास्ट्रस हमारी कंट्री में आज की डेट में चल रही है कोविड-19 के टाइम पे, उसके बाद भी हम उन्हें प्रॉपर्ली बेल नहीं दे रहे थे। तो ये सारे इश्यूज़ को हमें वे करना है और देखते हुए चलना है ताकि फ्यूचर में ऐसे सिचुएशंस ना क्रिएट हो। इसके बारे में बेटा एडिटोरियल था, इसको आपको देखना है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इसमें कहा गया आज की डेट में तो भाई लॉकडाउन था और कोविड-19 के चक्कर में हम लोग ग्रीन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्ब नहीं कर रहे हैं, पॉल्यूशन कम कर रहे हैं। पर जब कोविड-19 ख़त्म होगा तो फिर से पॉल्यूशन करने लगेंगे। तो क्या हम इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके का नहीं कर सकते कि हम इस पर हमेशा अवेक रहें और अपने एनवायरनमेंट को बचाएँ। भाई आपके लिए सबसे बड़ा खतरा कोविड-19 नहीं है, आपके लिए सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है। फ्यूचर में जब लैंड मास ही नहीं रहेगा तो आप इलनेस में तो और बीमार पड़ेंगे।
तो इसको देखते हुए हमें आज से सोचना है और चलना है कि हम क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं। आइए न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। चाइना और इंडिया कूल डाउन है, एलएसी टेंशन धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, ऑल्दो ख़त्म नहीं हो रही, अभी वहाँ पे उनके आर्मी व्हीकल्स और हैं, बट अब फेस ऑफ थोड़ा कम हुआ है, वो है। और उसके बाद रामदेव ने जो अपनी दवा दी है ना, कोरोना किट जिसे कोरोनाइल बोला है, ये किस हिसाब से इन्होंने लॉन्च की? क्योंकि जो ड्रग रिसर्च है उन्होंने बोला कि इन्होंने हमें एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन के बारे में बात की थी, इसके बारे में कोई बात ही नहीं। तो ये रजिस्टर कैसे हो गई और इसके क्लिनिकल ट्रायल कहाँ है, ये सारी चीज़ें, और कैसे इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो रामदेव खुद ही इस चीज़ में फंसे हुए हैं। तो देखिए क्या होता है, कैसे रिजल्ट मिलता है। इसके बाद पीएम केयर्स बहुत दिनों से चल रहा था, तो देखिए पीएम केयर्स में फ़ंड एलोकेट हुआ है, 2000 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं 50,000 मेड इन इंडिया मशीन्स के लिए जो यूज़ की जाएंगी, ठीक है। तो इनके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए कब आ जाती हैं ये लाइफ सपोर्ट यूनिट्स, कब इनके पास आती हैं, तो देखते हैं उसका क्या होता है। उसके बाद H1B वीज़ा बंद हो गया, अभी आपको मैंने 2 लेक्चर पहले ही इसके बारे में MCQ क्वेश्चन पूछा था। तो अब इस साल एंड तक कोई भी टेक्निकल इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा का नहीं होगा, तो जो हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर स्किल्ड लेबर्स हैं वो US नहीं जा सकते, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकनॉमी में उनके लिए भी। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा टीवी का मर्जर होने वाला है फाइनल स्टेज पे, तो 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चैनल्स हैं जो हम देखते हैं यूपीएससी के लिए, वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद जेम प्लेटफॉर्म की बात है, कंट्री ओरिजिन की बात है, एडिटोरियल में आप पढ़ ही चुके हो, इसको अगर हम एक साथ कर देते तो हमें फ़ायदा होगा, तो हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पीपल लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि जो गलवान में क्लैश हुआ था वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। आपको ये जो फ़ोटो बेटा दिख रही है, ये आप देखेंगे तो ये आर्मी पोस्ट हैं जो इन लोगों ने बना रखी हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये आर्मी फेस ऑफ की लोकेशंस हैं, देखिए ये सब बना रखा है गलवान वाले में। तो और इसके बाद चाइना फिर कहता है कि इंडिया मस्ट मूव आउट फ्रॉम गलवान। क्यों जाएं भाई, हमारा प्लेस है, हम क्यों जाएंगे। इसके बाद और आपका जो क्वेश्चन है मेंस का, वो है अगस्त 5 में जो हमने आर्टिकल 370 का एक हिस्टोरिकल मूव लिया था, क्या ये एक रीज़न है जिससे डिस्टर्बेंस है हमारे 2 नेबर्स में, चाइना और पाकिस्तान में। इसको आप क्रिटिकली एनालाइज़ करिए और इसको 250 वर्ड में लिख के मेरे को भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेल करिए, कुछ भी करिए, पर लिखिए। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद भारत। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।